विनती है सब लोगों से। 140 साल के बाद में एक ऐसे महामानव की मूर्ति की स्थापना यहां पर किए हैं जिसको इस देश के नेताओं ने, इस देश की षड्यंत्रकारी जमात ने, इस देश के सत्ताधारियों ने जिसके नाम को, जिसके विचारों को हमेशा आदिवासियों के सामने नहीं आने दिया। ये बात मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बताना ही नहीं चाहते थे आदिवासियों को कि उनका सरदार कौन है, उनका मालिक कौन है, ये नहीं बताना चाहते थे। अब बड़ी बात यह है कि ऐसी क्या बात थी कि आपको महामानव भगवान टंटा भील के विचारों से इन्होंने जुड़ने नहीं दिया। अगर आज से 50 साल बाद, 70 साल बाद अगर यहां मूर्ति स्थापना हो जाती तो यहां जितनी जमीन खाली है उस पर आदिवासियों का नाम हो जाता। क्योंकि टंटा भील का नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उनका नारा था, सरकार देश की चालक है और आदिवासी देश का मालक है। ऐसा नारा तो इस देश का प्रधानमंत्री भी नहीं दे सकता, इस देश का राष्ट्रपति भी नहीं दे सकता है जो नारा टंटा मामा ने दिया। सवाल यह है भाइयों, इतने साल बाद में टंटा भील की यहां स्थापना की गई है, उनके पुतले की स्थापना की गई है। मैं पिछले बार इनके पुतले की स्थापना में मैं आया था। मेरे लिए यह मायना नहीं रखता कि कितने सारे लोग हैं, बड़ी बात यह है कैसे लोग हैं, ईमानदार है या बेईमान, समझदार है कि नादान, ये देखना है कि ये समाज के कैसे लोग हैं। क्योंकि अकेला टंटा मामा था, पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हिस्से में जो जमीन बची है वो टंटा भील के आंदोलन की वजह से बची है, किसी राजा के वजह से नहीं बची है, किसी मंत्री के वजह से नहीं बची है और किसी पार्टी के भी वजह से नहीं बची है, ये बची है टंटा मामा की वजह से। आज एक उदाहरण देता हूं, कोई भी आता है आदिवासी क्षेत्र में, अंबानी आता है, अदानी आता है, टाटा आता है, बिरला आता है, कोई पावर प्लांट निकालने की बात करता है, कोई खनन करने की बात कर रहा है, माइंस की बात करते हैं, और केवल आदिवासियों की जमीन पर। मैंने पूरे देश के इतिहास में देखा किसी दूसरे समाज कभी विस्थापित नहीं हुए अगर इनका पावर प्लांट बना है तो। इनकी कोयले की खदान बनी है तो केवल आदिवासी विस्थापित होता है, इनका पावर प्लांट बनता है तो आदिवासी विस्थापित होता है, इनकी कोई माइंस बनती है तो आदिवासी विस्थापित होता है। इस देश में एक जगह से दूसरे जगह केवल एक ही समाज को नचाते हैं ये लोग, वो आदिवासी, कि तू यहां से उठ जा, इधर चले जा, तू यहां मत रहे। देश की सुरक्षा का सवाल है, देश के विकास का सवाल है। आदिवासियों को जमीन हटा दो, आदिवासियों को 10-10 लाख रुपए दो और छोड़ दो। ये बैयर में हुआ है, ये बैतूल में हुआ है, ये गढ़चिरौली में हुआ है, ये बस्तर में हुआ है, ये झारखंड में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है।
गुजरात में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है। आपकी ही जमीन क्यों देख रही है? इनकी नजर आपके ही बाल बच्चों पे क्यों है? आपके ही बाल बच्चों के अधिकारों पर इनकी नजर क्यों है? क्योंकि बाप मरेगा तो बेटे के हिस्से में जमीन आएगी। अब बाप की जमीन ही मर गई और बाप भी मर गए तो बेटे के हिस्से में क्या आएगा? देश आजाद हो रहा था, इस देश की 65% जमीन आदिवासियों की थी। 65% जमीन, आधे से ज्यादा भारत आदिवासियों का था। और वो 65% जमीन के बीच में जब इन्होंने अलग से वन विभाग की स्थापना की, जिसको नेशनल फॉरेस्टाइजेशन बोलते हैं, राष्ट्रीय वनीकरण, उसके तहत 22% जमीन इन्होंने आदिवासियों से ले लिए। बाद में इन्होंने 22% जमीन इरिगेशन के लिए, WCL के लिए, वेस्टर्न कोलफील्ड, कोयला खदानों के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, जल संपदा के लिए, डैम्स के लिए, रेलवे लाइन के लिए 22% आदिवासियों की जमीन छीन ली। जब देश को आजादी मिली तो देश को ऑडिट किया है इन्होंने कि ये देश की संपत्ति है, ये जो दिख रहा है जंगल ये देश की संपत्ति है, ये कोयला खदान देश की संपत्ति है, ये रेलवे लाइन देश की संपत्ति है। इस देश में टाटा की प्रॉपर्टी है तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन आदिवासी की प्रॉपर्टी है तो वो राष्ट्र की संपत्ति है। जब ऑडिट हुआ देश, जब इसका आर्थिक संयोजन किया गया तो इस देश में आदिवासियों के पास में केवल 16% जमीन बची थी। जो 62% जमीन का मालिक था वो आजादी के बाद में 16% जमीन का मालिक बना और उसको विश्वास दिलाया गया कि तेरी 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची के जो अधिकार है उसमें तेरा स्वयं शासन चलेगा। उसको बोला गया कि तेरी जमीन को कोई नहीं खरीदेगा, सरकार भी नहीं खरीदेगी। ये आश्वासन आदिवासियों को दिया गया और आजादी के बाद ये चित्र सामने आ गया, केवल 6% जमीन अब आदिवासियों के पास में बची। जो इस जमीन का मालिक था वो अब भूमालक नहीं है, वो भूधारक बन गया है। भूधारक और भूमालक में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन को धारण करने वाला व्यक्ति यानी भूधारक और जमीन को मालिक जो उसको चलाता है वो भूमालक। अब आदिवासी भूधारक रह गया है, भूमालक नहीं रह गया। ये जो परिस्थिति आई, ये परिस्थिति हमारे समाज पे इसलिए आई क्योंकि हमने टंका भील को छोड़ दिया, हमने बाबूराव शर्मा को छोड़ दिया, बिरसा मुंडा को छोड़ दिया। ये लोगों ने दो पीढ़ी हमारी दो पीढ़ी को इन्होंने हमारे महापुरुषों के इतिहास को पढ़ने नहीं दिया। अब मध्य प्रदेश में 4वीं क्लास में 7वीं क्लास में बिरसा मुंडा का चैप्टर आता है। कई राज्यों में तो बिरसा मुंडा कौन है, टंटा भील कौन है, रानी दुर्गावती कौन है, कुछ नहीं। यानी 50 साल हो गए, 2 पीढ़ी आदिवासियों की गुजर गई, तीसरी पीढ़ी को समझ में आया कि टंटा भील कौन है। यानी आपसे आपके समाज को, आपके समाज के शहीदों के साथ में छूटने नहीं दिया गया, उनके विचारों पर समाज को खड़ा नहीं किया गया। ये अंडे पंडे नेताओं को खड़ा कर दिया गया, दलाल नेताओं के विचारों पर अधीन हो गया अपना समाज। और ये हालत हो गई आज कि जो भूमालक था वो भूधारक हो गया। यानी आप इस जमीन के मालिक भी नहीं रहे। जो देश तुम्हारा था, जिसको आप गोंडवाना बोलते हो, जिसको आदिवासी भारत बोलते हो, जिसको गोंडवाना बोलते हो, जिसको भीलवाना बोलते हो, उसके मालिक आप थे। आप भूधारक हो गए।
यानी जमीन भी चले गई। अब क्या हो गया, आपकी जो पहली नस्ल थी वो भी मर गई, दूसरी नस्ल भी मर गई, ये तीसरी नस्ल है। इन्होंने एक नया प्लानिंग लाया कि सर्वे के माध्यम से, जो जनगणना होती है उसके माध्यम से आदिवासी को हिंदू बना देना। अब आदिवासियों को हिंदू बोल देना ताकि वो आदिवासी रहे नहीं, और ये बोलेंगे कि इस देश में एक भी आदिवासी नहीं है, अब ये पूरा संपूर्ण हिंदू भारत है। अरे भाई, इस देश का मूल मालिक तो आदिवासी, इस देश की जल जमीन जंगल का ओरिजिनल मालिक तो आदिवासी, जिसका अपने पुतला बिठाए। टंटा मामा अपने समाज के लोगों को आदिवासी नहीं बोलते थे, मालिक बोलते थे, अपने साथ वाले को मालिक बोलते थे। जब कोर्ट में टंटा मामा को पूछे कि ये लोग कौन है, जज ने पूछा ये लोग कौन है, टंटा मामा ने बोला सर मालिक है। वो जज चुपचाप हो गया। फिर बाद में कुछ सामने नंगे भूखे कपड़े जिनके बदन में नहीं थे ऐसे लोग बैठे थे, उन्होंने टंटा मामा को पूछे ये कौन है, तो टंटा मामा ने बोला सर मालिक। फिर टंटा मामा को पूछा उसने तू कौन है, तो टंटा मामा ने बोला मालिक। जज हो गया परेशान। उसने दूसरे एडवोकेट को बुलाया और पूछा कि ये क्या चाह रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। साहब ये अपने समाज को भी मालिक बोल रहा है, अपने साथियों को भी मालिक बोल रहा है, और खुद को भी मालिक बोल रहा है, तो ये मालिक क्यों बोल रहे हैं। तो वो एडवोकेट ने बताया ये ऐसा मानते हैं कि ये देश उनका है, यहाँ की जल जमीन जंगल के मालिक यही है। एक अनपढ़ आदमी जिसको इन्होंने डकैत बोला, जिसको चोर बनाया, इनकी औकात भी नहीं है टंटा मामा के सामने किसी की तुलना करने। भारत में पहला आदमी है जिसने 22 साल तक के सशस्त्र संघर्ष किया है अंग्रेजों के खिलाफ में, जमींदारों के खिलाफ में। उस वक्त होलकर रियासत थी, होलकर राज्य था। होलकर राज्य ने पेशकश की थी टंटा भील को कि आप सरेंडर हो जाओ, आपको एक रियासत दे देते हैं। टंटा मामा 3 कारणों की वजह से सरेंडर नहीं हुए। पहला, टंटा मामा ने बोला हम मालिक हैं, हिंदू नहीं है, ये लिख लो, हम मालिक हैं, हिंदू नहीं है। दूसरा, हम जमीन के मालिक हैं, जमीन धारक नहीं है। और तीसरा, हम आपके राज्य में नहीं रहते, आप हमारे राज्य में रहते। ये शर्त टंटा मामा ने रखी। भारत के इतिहास में किसी भी क्रांतिकारी ने ऐसी शर्त नहीं रखी भाई। जिसका अपने पुतला बिठाया ना, ये भगवान का भी बाप है। बिरसा मुंडा ने बोला जो भगवान ब्राह्मणों की मानता, मैं ऐसे भगवान को भगवान नहीं मानता क्योंकि मैं इनको ब्राह्मणों के घर का कुत्ता मानता। ये बिरसा मुंडा ने बोला। लेकिन टंटा मामा ने बोला कि ये नंगे बदन वाला आदमी जिसके पेट में रोटी नहीं है, जो घास के झोपड़े में रहता है, ये इस देश का मूल मालिक है। इस देश का कोई भी राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मालिक नहीं बोल सकता अपने आप। इसलिए टंटा मामा ने बोला ये जो सरकार है ये देश की चालक है और आदिवासी देश का अलग है। ये आंदोलन था बिरसा मुंडा का, टंटा भील का, बाबूराव शर्मा का। साथियों, इसलिए इन्होंने हमसे जुड़ने नहीं दिया क्योंकि ये जानते थे अगर आदिवासी जुड़ गए तो फिर से ये अपनी जमीन की बात करेंगे, ये अपने जंगल की बात करेंगे, अपने बाल बच्चों के भविष्य की बात करेंगे। ये जानबूझ के हमारे लोगों को भड़काया गया। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली डॉक्टर साहब, वकील साहब, कि इन्होंने देश के संविधान का जो प्रारूप है, प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, ये पढ़ के सुना है। इसलिए पढ़ के सुना है क्योंकि ये प्रियम्बल बोलता है ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये प्रियम्बल बोलता है कि ये सार्वभौम देश, ये प्रियम्बल बोलता है कि ये देश समाजवादी लोकतंत्र का देश। तो
तो इसका मतलब ऐसा होता है कि इस देश में धर्म को मानने वाला भी आदमी रहता है और संस्कृति को भी मानने वाला आदमी रहता है। लेकिन इन्होंने बदमाशी करे, बदमाशी ये की कि जब भी देश में सर्वे हुआ, जनगणना हुई, उसमें संस्कृति का कॉलम ही नहीं रखे। ये जानबूझ के इस देश को धार्मिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, क्योंकि ये जानते हैं अगर धर्म की बात आई तो इनका सिक्का चलेगा, क्योंकि धर्म का नियंत्रण इनके पास में है। लेकिन जब संस्कृति की बात आएगी तो इस देश का मालिक कौन है और सबसे पुरानी किसकी संस्कृति है, ये साबित हो जाएगा और मालिक डिक्लेयर हो जाएगा, उसका नाम रहेगा आदिवासी। तो आपको खत्म करने के लिए आदिवासी मुक्त भारत की संकल्पना है, ये हिंदू राष्ट्र की बात। अबे आदिवासी जिंदा है, इस देश का किसी भी धर्म का आदमी रहे, उसको पहले आदिवासी को मालिक बोलना पड़ेगा, तब इस देश में राज करना पड़ेगा। हमारी गर्दनें कट जाएगी चलेगा, लेकिन अपने स्वाभिमान, अपनी संस्कृति को, अपने शहीदों के रास्ते को हमने नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस बार अगर हम चूक गए तो हमारी आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी। जिस दिन आप हिंदू बन गए उस दिन आपके पास कुछ नहीं रहेगा, कोई पहचानेगा नहीं आप कौन है। इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं, इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं, इस देश में सिख होना बड़ी बात नहीं, इस देश में जैन होना बड़ी बात नहीं, इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है आदिवासी होना। जैसे ही आप अपने आप को आदिवासी बोलते हैं, इस देश के मालिक कहलाते हो।